हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए DT प्लस भी कॉमर्स का मॉक टेस्ट करेंगे आज हम। 2 मॉक टेस्ट हम पहले कर चुके हैं, प्रैक्टिस सेट आप देख लेना जिसने नहीं देखे। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये नंबर पे मत जाना। द प्रैक्टिस ऑफ पेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। देखो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी की बात कर रहा है ये। हम कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी शो करते हैं, ठीक है। कैसे शो करते हैं? नोट्स में शो करते हैं। रीजन क्या है? कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट के कारण हम शो करते हैं? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, मनी मेजरमेंट, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। हम क्यों शो करते हैं कॉन्टीजेंट? फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर के कारण हम क्या करते हैं? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी शो करते हैं, ठीक है। मनी मेजरमेंट, जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं, जिसको नहीं कर सकते वो नहीं दिखाएंगे। कंजर्वेटिज्म मीन्स प्लेइंग सेफ, प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं मानो, लॉस को लॉस मान लो। कंसिस्टेंसी मीन सेम पॉलिसी, जैसे डेप्रिसिएशन है सेम फॉलो करना चाहिए। इफ द वैल्यू ऑफ एनी रिग्रेशन कोफिशिएंट इज 0 देन 2 वेरिएबल्स आर। कह रहा है रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है तो 2 वेरिएबल्स वो कैसे वेरिएबल होंगे? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कोरिलेटेड, क्वालिटेटिव। देखो 0 है तो इसका मतलब वेरिएबल्स कैसे हैं? उनमें कोई रिलेशन ही नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। जैसे एग्जांपल लो, एक कॉफी का एग्जांपल लिया, कॉफी और लैपटॉप, ठीक है। कॉफी ले लो, कॉफी और लैपटॉप इनमें कोई आपस में रिलेशन है? कॉफी और लैपटॉप का आपस में क्या रिलेशन है? कॉफी और बुक्स, कॉफी और शूज ले लो, कॉफी और शूज, इनके आपस में क्या रिलेशन है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जिनमें आपस में रिलेशन नहीं होते। जैसे आपने लिया प्राइस और डिमांड, प्राइस और डिमांड, देखो इनमें रिलेशन होता है, ये होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट। देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट 2 वेरिएबल 0, इसका मतलब क्या है? उनमें कोई लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स नहीं है। जैसे एग्जांपल ले रखा है शूज के प्राइस में, प्राइस ऑफ शूज और बुक्स, बुक्स के प्राइस में और शूज के प्राइस में कोई रिलेशन है? इनमें कोई रिलेशन नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नॉन टैरिफ बैरियर। देखो बैरियर 2 टाइप के हो सकते हैं। देखो बैरियर क्या होते हैं? जैसे आप कई बार आप रास्ते में रोड पे जा रहे होते हो तो पुलिस वालों ने लगाए होते हैं ना बैरियर से, अपने ऐसे बैरियर मीन्स रोकने के लिए, ठीक है। बैरियर्स, तो बैरियर मीन्स एक तरफ से रुकावट होगी। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं टैरिफ और एक होते हैं हमारे नॉन टैरिफ। टैरिफ मीन्स टैक्स, जब टैक्स या ड्यूटी लगा दी जाएगी, ठीक है। नॉन टैरिफ मीन्स टैक्स या ड्यूटी के अलावा कोई चीज लगेगी। जैसे देखो किसी और तरीके से हम इसको कम करेंगे। देखो गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है? इम्पोर्ट को कम करना। तो जब टैक्स लगा देगी, जब बाहर से गुड्स आ रहा है उस पर टैक्स लग गया, वो तो टैरिफ हो जाएगा। टैरिफ मीन्स टैक्स इम्पोज कर दिए। नॉन टैरिफ मीन्स टैक्स नहीं लगाया, नॉन टैक्स में जब टैक्स नहीं लगाया, किसी और तरीके से कम कर दिया। कैसे? इसमें कोटा आ जाता है। कैसे? आप इम्पोर्ट कर रहे थे, ठीक है, मोबाइल फोन ला रहे थे जी आप फॉरेन से, ठीक है। कितने ला रहे थे? जितने मर्जी ला रहे थे। पिछली बार आप 5000 लाए, पिछले मंथ, उससे पिछले मंथ लाए आप 4000। मैंने अपना गवर्नमेंट अब क्या कर दिया, ठीक है, अब टैक्स, अब ये कह दिया कि टैक्स तो लगाना नहीं। अब इस पे अब क्या कह दिया कि जो भी बाहर से मोबाइल फोन लाएगा वो 2000 से ज्यादा फोन क्वांटिटी ला ही नहीं सकता, यूनिट ला ही नहीं सकता। यहाँ 5000 यूनिट्स ला रहे थे, यहाँ 4000 ला रहे थे। अब क्या डिक्लेयर कर दिया कि आप 2000 से ज्यादा नहीं ला सकते, तो ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, दैट इज कोटा। तो ये होता है नॉन टैरिफ बैरियर। कैसे ना कैसे आपको इंपोर्ट को कम करना है। तो कह रहे हैं फ्लोइंग इज नॉट ए नॉन टैरिफ बैरियर में कौन सा नहीं है? वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्क, कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया आपने, ठीक है। हेल्थ एंड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड सेट कर दिए। जैसे आप बाहर से कोई फूड आइटम आ रही है तो आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिए, इस आइटम, इस जो भी फूड आइटम आ रही है इस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। इस प्रोडक्ट आ रहा है, इस प्रोडक्ट ये स्टैंडर्ड का होना चाहिए। अगर इतने स्टैंडर्ड्स का नहीं है, इस स्टैंडर्ड्स का, तो वो नहीं इम्पोर्ट कर ला सकते, इंडिया में इम्पोर्ट नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट को कोई लॉस ना हो तो उससे रिलेटेड आपने ला बना दिए, इस चीज़ से इन्वायरमेंट को लॉस हो रहा है, ये चीज़ नहीं ला सकते आप इंडिया में, ठीक है, इम्पोर्ट नहीं कर सकते हो। तो जो नॉट एंड नॉन टैरिफ है वो है एड वैलोरम ड्यूटी। ये क्या है? टैरिफ में आएगी, ड्यूटी लग गई, ड्यूटी मीन्स टैक्स लग गया। द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस इंक्लूड, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिसी, कंडीशन, सारे ही आएंगे। देखो इन्वायरमेंट 2 टाइप का होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या आ जाएंगे आपके? इंटरनल पॉलिसीज के हैं, HR आपका, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कॉर्पोरेट की इमेज, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह। एक्सटर्नल 2 टाइप के, माइक्रो और मैक्रो।
माइक्रो में क्या आ जाएगा, जो छोटा, माइक्रो मीन्स छोटा, कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर। मैक्रो मीन्स बड़ा, जो सारे इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा, जैसे डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल। हमने इकोनॉमिक लिया था, इकोनॉमिक्स में 3 आएंगे, इकोनॉमिक पॉलिसीज भी आ जाएंगी, कंडीशंस भी और सिस्टम भी। The convention of conservatism is applicable in convention of conservatism। conservatism क्या कहता है कि playing safe, prudence concept भी कहते हैं आपको। प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं मानना, लॉस को लॉस मान लो। प्रोवाइडिंग फॉर डिस्काउंट और क्रेडिट, तो इनकम हो रही है। मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये लॉस है, लॉस को लॉस मान लो, इनकम को इनकम नहीं मानना जब तक इनकम रियलाइज नहीं हो जाए। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर, इंटरवल एंड जीरो ओरिजिन आर साइमल्टेनियसली पोजेस्ड बाय। देखो भी सभी सभी होनी चाहिए, ऑर्डर की भी, इंटरवल की भी और जीरो भी। ये सभी प्रॉपर्टी किस में होती हैं, देखो ये है मेजरमेंट ऑफ स्केल्स। 4 टाइप के होते हैं। पहला आएगा नॉमिनल, फिर आएगा ऑर्डिनल, फिर आता है, ये सीक्वेंस में आएंगे, इंटरवल और फिर आएगा रेशो। ठीक है। नॉमिनल मीन्स क्या होता है, जिसमें कैटेगरी होगी, जिसमें क्या होगी, कैटेगरी। जैसे जैसे नेम लगा, जैसे बॉय गर्ल, मेल फीमेल, सिर्फ कैटेगरी, कैटेगरी में हमने बांटा। इससे हम कुछ कर नहीं सकते, बॉय और गर्ल, बस इससे हम क्या कर सकते हैं, ना इसको प्लस माइनस, इससे कुछ चीज नहीं हो सकती। ठीक है। ऑर्डिनल में क्या आएगा, जिसमें ऑर्डर देंगे, एक रैंक दे देंगे, जैसे क्लास में कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया। अब देखो अब इससे कुछ मीनिंग निकल रहा है, कोई कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकंड आ रहा है। ठीक है। उसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे नॉमिनल मीन मैंने कैटेगरी में बांट दिया, जैसे इटालियन फूड है, चाइनीज फूड है, साउथ इंडियन फूड है, सिर्फ कैटेगरी में बांटा है नॉमिनल में। ऑर्डिनल में मैंने क्या करा, ऑर्डर दे दिया, मुझे क्या पसंद है, साउथ इंडियन फूड पसंद है। फिर आ गया इंटरवल। इंटरवल में क्या होगा, इसमें आप प्लस माइनस कर सकते हो। जैसे टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है, 44 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। तो ये इंटरवल का एग्जांपल होगा टेम्परेचर। जो नॉमिनल होता है उसमें किसी की क्वालिटीज नहीं आएंगी। देखो पहले नॉमिनल, फिर ऑर्डिनल, फिर इंटरवल और फिर रेशो। नॉमिनल में कैटेगरी बांटी, ऑर्डिनल में क्या है, नॉमिनल भी आ जाएगा, नॉमिनल भी आ जाएगा। ऑर्डिनल में, ऑर्डिनल तो है, इसमें नॉमिनल भी ऐड हो जाता है। इंटरवल में नॉमिनल भी ऐड होगा, नॉमिनल भी होगा इसमें और ऑर्डिनल भी होगा। रेशो में सारे होंगे, नॉमिनल भी, ऑर्डिनल भी और इंटरवल भी, प्लस में जीरो होगी बस। ठीक है। यानी कि जो नेक्स्ट वाला है वो अपने से प्रीवियस वाले को इंक्लूड करेगा, नेक्स्ट वाला अपने प्रीवियस को क्या करेगा, इंक्लूड करेगा, अपने प्रीवियस सारे सबको, अपने सारे प्रीवियस को इंक्लूड करेगा। ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है, देख सबसे पहले देख लेना ये किसने दिया था, ये स्टैनली स्मिथ स्टीवंस ने दिया था। ये स्केल्स दिया था, 4 स्केल थे मेजरमेंट के। ये नॉमिनल, ऑर्डिनल, नॉमिनल में जस्ट नाम आगे। ठीक है। कैटेगरी, कैटेगोरिकल कर दिया हमने इसको, कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ऑर्डिनल में रैंक दे दिए हमने यहाँ पे। और इंटरवल में क्या हुआ, जैसे टेम्परेचर हो गया। रेशो में क्या हुआ, एब्सोल्यूट, इसमें क्या होती है, जीरो होती है। देखो मैंने कहा टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब है, कोई टेम्परेचर ही नहीं है, कोई टेम्परेचर ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। या तो 0 डिग्री का क्या मतलब है, ना तो हॉट है ना कोल्ड है। 0 का मतलब तो यही है, ना तो हॉट है ना कोल्ड है। बट ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ 0 डिग्री का मीनिंग निकलेगा। ठीक है। 0 डिग्री का कुछ ना कुछ मीनिंग निकलेगा। अब टेम्परेचर माइनस 0 डिग्री, 0 डिग्री से कम भी हो सकता है, -2, -14 भी जा सकता है। यानी कि इसमें जीरो का एक तो ट्रू जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है। और जीरो से लेस भी जाएगा, इसमें ट्रू जीरो होगी। जीरो से, इसमें नेगेटिव में नहीं जाएगा, जीरो से कम नहीं जाएगा। जैसे वेट लगा लो। ठीक है। अब वेट जीरो से कम थोड़ा ना जाएगा। ठीक है। वेट जीरो से कम तो नहीं जाएगा। ठीक है। अब जैसे वेट मशीन होती है वेट की, उस पर ट्रू जीरो लिखा होता है। जब आप करते हो तो पहले चेक करोगे कि जीरो आया या नहीं आया। जीरो आएगा तो फिर आप वेट मशीन पे खड़े होते हो। ठीक है। इसमें ट्रू जीरो होती है, इसमें ट्रू जीरो नहीं होती। बस यही फर्क है, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है, बाकी सेम है ये दोनों। तो हमारा आंसर क्या आ गया, इसमें सभी की क्वालिटीज होती हैं, वो आएगा रेशो। रेशो में सारी क्वालिटीज होंगी। हेनरी फ्योल डिवाइडेड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी इनटू। हेनरी फ्योल ने कितनी में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी को डिवाइड किया था, 6 में किया था। कौन कौन सी हैं देखो, टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग और मैनेजरियल। ठीक है। मैनेजरियल सबको पता ही है, प्लानिंग वगैरह की, अकाउंट वगैरह करना, सिक्योरिटी करनी, एसेट वगैरह की सिक्योरिटी होनी चाहिए। फाइनेंशियल एक्टिविटी, पैसे का बेस्ट यूज करो। कॉमर्शियल बाय और सेल हो गया। टेक्निकल में प्रोडक्शन वगैरह हो गया। ठीक है। तो इसको याद कैसे करोगे, सिटी, सिटी, सिटी में फंसा,
भाई ट्रैफिक बहुत था, सिटी में फंस गए हम, सिटी में गए, सिटी शहर में गए, सिटी में हम फंस गए, ठीक है, ये 6 एक्टिविटी है। As per the rule of Garner versus Murray, the deficiency of the insolvent partner is shared by the solvent partner in their, किस रेशियो में गार्नर वर्सेस मूरे का रूल था, अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं पार्टनर तो वो पैसे देखो, 3 पार्टनर है ए बी सी, ए इंसॉल्वेंट हो गया, 50-50 लाख आ रहे हैं इनको लॉस का, 50 लाख इसके हिस्से में, 50 लाख इसके हिस्से में, अब ये तो इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट जो पैसा ही नहीं दे सकता, तो वो लॉस कैसे शेयर होगा, कैपिटल रेशियो में बी और सी के द्वारा, ठीक है, कैपिटल रेशियो में। एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इज हु, ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है, देखो सबसे पहले तो मैं देखते हैं हम, रेजिडेंट जो स्टेटस होता है वो 2 टाइप से होता है, एक तो रेजिडेंट और एक नॉन रेजिडेंट, एक रेजिडेंट एक नॉन रेजिडेंट। फिर रेजिडेंट में 2, ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी। अब कैसे पता लगेगा कौन रेजिडेंट है, कौन नॉन रेजिडेंट, कौन ऑर्डिनरी कौन नॉन ऑर्डिनरी, इसके लिए क्या होती है, कंडीशंस होती हैं। देखो इसके लिए हम 2 कंडीशन चेक करेंगे, ये 2 कंडीशन, ये बेसिक कंडीशन है, ये बेसिक कंडीशन है, हम देखेंगे कि जो पर्सन है जिसको हमने रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट स्टेटस देना है वो किस बेस पे देंगे, वो 182 डेज प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहा है या नहीं रहा, अगर रहा है 182 डेज तो वो हो गया रेजिडेंट। अगर मान लो 182 डेज नहीं रहा, फिर हम ये चेक करेंगे, ये और में है, फिर हम ये चेक करेंगे इनमें से कोई भी एक फुलफिल होगी तो रेजिडेंट होगा, कोई भी एक फुलफिल होगी तो रेजिडेंट होगा। फिर हम ये चेक करेंगे क्या प्रीवियस ईयर 60 डेज रहा है, प्रीवियस ईयर 60 डेज रहा है और 4 ईयर्स में 365 डेज रहा है, अगर यस है तो रेजिडेंट है, अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो कहानी खत्म है, वो क्या है नॉन रेजिडेंट, फिर तो कहानी ही खत्म है, यहाँ तो उसकी कहानी खत्म है। फिर अगर रेजिडेंट है फिर देखेंगे ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है, तो उसके लिए फिर हम दोनों एडिशनल कंडीशन है, ये एडिशनल दोनों चेक करेंगे, एडिशनल कंडीशन ये दोनों होनी चाहिए एक साथ, रेजिडेंट होना चाहिए 10 ईयर्स में 2 ईयर्स रेजिडेंट रहा हो इंडिया में, फिर 730 दिन में 7 सालों में 730 दिन रहा हो, अगर दोनों का आंसर यस है तो हो गया वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट में ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया। अगर नहीं है दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, ठीक है। तो इस बेस पे स्टेटस चेक करेंगे, जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसको दोनों कंडीशन पूरी करनी पड़ती हैं, बेसिक भी और एडिशनल भी, बेसिक भी और एडिशनल भी। जो नॉन रेजिडेंट है उसको कंडीशन बेसिक कंडीशन उसको तो बेसिक में ही वो रिजेक्ट हो जाता है, वो तो बेसिक में ही रिजेक्ट हो जाता है जो नॉन रेजिडेंट है। The prime objective of इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, IDA क्या प्रोवाइड करती है, IDA प्रोवाइड करती है, सो फर्स्ट ही आंसर है सॉफ्ट लोन विंडो देती है, सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है IDA को, क्यों सॉफ्ट लोन, क्योंकि ये कम रेट पे कम इंटरेस्ट पे क्या देती है, लोन देती है, ठीक है। ये वो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो क्या करता है पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्री, जो पुअर कंट्रीज होती हैं उनको कम इंटरेस्ट पे लोन देता है। IDA किसका मेंबर है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ये मेंबर है IDA, और ये IDA कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1960 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, वाशिंगटन में है, ठीक है। पॉवर्टी को रिडक्शन करना इसका पर्पज है, पर्पज क्या, पॉवर्टी को रिडक्शन करना। तो हमारा फर्स्ट आंसर है जो सॉफ्ट लोन विंडो वाला है, ये है सॉफ्ट लोन विंडो, हार्ड लोन नहीं देती है, ठीक है, सॉफ्ट लोन विंडो। Which among the following is not a technique of business forecasting, बिजनेस फोरकास्टिंग की क्या टेक्निक नहीं है, देखो बिजनेस फोरकास्टिंग की टेक्निक्स, ठीक है, यहाँ पीछे रह गया, ये देखो फोरकास्टिंग की टेक्निक होती है, एक तो ओपिनियन पूलिंग मेथड्स है, स्टैटिस्टिकल मेथड है, स्टैट यूज करते हैं इसमें आपने लोगों से ओपिनियन ले लिया, एक्सपर्ट से ले लिया या कंज्यूमर से सर्वे करके उनके ओपिनियन ले लिए, भाई आप क्या चीज़ यूज करते हो, मैंने सर्फ का देखना है तो मैंने उनसे पूछ लिया आप कौन सा सर्फ यूज करते हो, कंज्यूमर से, मेरे को उससे आइडिया हो जाएगा कि मेरे वाला सर्फ भी लोग यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कितनी डिमांड हो सकती है, ठीक है, डिमांड का फोरकास्टिंग कर रहे हैं, मैं कैसे डिमांड मेरी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, ठीक है। सर्वे ओपिनियन भी हो सकता है, दूसरा स्टैट वगैरह डाटा वगैरह भी यूज कर सकते हो, ट्रेंड प्रोजेक्ट, टाइम सीरीज, बैरोमेट्रिक टेक्निक्स, इकोनोमेट्रिक टेक्निक्स, इसमें आ जाएगा, रिग्रेशन आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे हैं टेक्निक्स हैं फोरकास्टिंग की, तो ट्रेंड भी है, टाइम सीरीज भी है, रिग्रेशन भी, कोरिलेशन नहीं है, फोरकास्टिंग की टेक्निक कोरिलेशन नहीं है। उसके बाद है उर्वे राउंड परटेन्स टू, उर्वे राउंड किससे संबंधित है, WTO, गैट, IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों तो आप इजिली कर दोगे रिजेक्ट। अब कंफ्यूजन क्या है, WTO और गैट, उर्वे राउंड था, गैट का लास्ट राउंड था, उर्वे गैट का लास्ट राउंड उर्वे राउंड था, इसके बाद जाके WTO बना, ठीक है। पहले गैट का आएगा, ध्यान करना, WTO मत लिखना। गैट की फुल फॉर्म क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, फुल फॉर्म, इस पे साइन किए थे
30 अक्टूबर 1947 में जनेवा में 23 नेशंस ने जनेवा में 30 अक्टूबर को साइन किए थे। उसके बाद गैट आ गया था 1 जनवरी 1948 को आ गया था। अब गैट नहीं है क्योंकि ये नैरो था, बहुत नैरो चीजें थी, इसमें काफी चीजें नहीं थी, तो इसीलिए इसको बंद करके क्या रिपील कर दिया। इसकी जगह क्या है अब, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें गुड्स की बात की गई है, सर्विस की बात की गई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करी गई है इसमें, ठीक है। तो सारे इसको ब्रॉड बनाया गया है। तो ये कब आया था WTO, 1 जनवरी 1995 को आया था, ठीक है। तो क्या था, उर्वे राउंड गैट से रिलेटेड है। Which of the following is not a force in the Porter 5 forces model? कौन सी फोर्स नहीं है पोर्टर की 5 फोर्सेस मॉडल में? बायर्स, सप्लायर्स, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल राइवलरी। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट नहीं है। देखो पोर्टर ने एक मॉडल दिया था 5 फोर्सेस का, उसने कहा था कि अगर आप इन चीजों को एनालाइज करते हो तो आप अच्छे से प्लानिंग कर सकते हो। आप देख सकते हो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, अगर आपके सप्लायर की बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग है तो आपको सस्ते में गुड्स नहीं मिलेगा। आपके बायर्स की बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे आपने देखा होगा कुछ कुछ लेडीज होती है ना, इतनी बार्गेनिंग पावर उनकी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो वेजिटेबल्स को सस्ते में ले लेती हैं, कुछ लेडीज नहीं ले पाती हैं, ठीक है। तो देखो अगर एक जो वेजिटेबल सेलर है उसके पास वो लेडीज आ गई जिसकी बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसको वहाँ पे वो अपने मन चाहे रेट नहीं मिलेंगे। लेकिन वो लेडीज आ गई जिसकी बार्गेनिंग पावर वीक है तो वेजिटेबल सेलर को मन चाहे रेट मिल सकते हैं। तो ऐसे करके उन्होंने एनालाइज टूल दिया था ये वाला, ठीक है। इसमें 4-5 है ये, सप्लायर, बायर, इंडस्ट्री राइवलरी, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। क्योंकि आपके क्या कहते हैं बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे। देखो भाई अब किसी चीज का सब्स्टिट्यूट नहीं था, मैंने रेट बहुत ज्यादा रखे हुए थे, मैंने हाई रेट रखे हुए थे। अब जैसे ही सब्स्टिट्यूट आ गया उस चीज का, अब मैं हाई रेट रखूंगी तो मेरे लोग लेंगे नहीं, लेंगे सब्स्टिट्यूट के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं चीजें। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट इसका पार्ट नहीं है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सीडो को कब एस्टेब्लिश किया गया था? 51-72 1954 में। सीडो क्या है देखो, फुल फॉर्म ही देख लो सबसे पहले तो, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए बनाया गया? नाम ही बता रहा है, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसका नाम ही बता रहा है। ये अपेक्स बॉडी है जो गवर्नमेंट को काफी हेल्प करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से पॉलिसीज बनाने से। जो भी पॉलिसी बनानी होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज की तो ये हेल्प करती है गवर्नमेंट की। तो ये एस्टेब्लिश हुई थी 1954 में। आइडेंटिफाई द वन फ्रॉम द फ्लोइंग विच इज नॉट अ टाइप ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में कब होता है? या तो सरप्लस में चला जाए या डेफिसिट में चला जाए। बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल नहीं है, ठीक है, रिसिप्ट और उसके एक्सपेंडिचर इक्वल नहीं है तो वो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। कहता है कि कौन सा टाइप नहीं है इसमें, साइक्लिकल, सेक्युलर, स्ट्रक्चरल और सेक्टरल। सेक्टरल इसका टाइप नहीं है। अब देखो इनको देखते हैं क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट और सरप्लस किसको इंडिकेट करेगा? इम्बैलेंस को इंडिकेट करता है। वो किसको इंडिकेट करता है? इम्बैलेंस को। इम्बैलेंस मींस डिसइक्विलिब्रियम है। देखो इसमें क्या होता है, ट्रेड साइकिल्स थे, अब जा रही है जो साइकिल्स के कारण होगा, जैसे अप जा रही है और डाउन जा रही है। सेक्युलर जो लॉन्ग टर्म से चलता आ रहा है डिसइक्विलिब्रियम। स्ट्रक्चरल मींस कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए, जैसे डिमांड और सप्लाई में चेंजेस हो गए, फैशन में चेंजेस हो गए। मैं कोई जूट के बैग बना रही थी, अब जूट की डिमांड नहीं है, उसका सब्स्टिट्यूट आ गया, तो ठीक है, तो मैं अब एक्सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी, मेरा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो वो स्ट्रक्चरल चेंजेस के कारण जो होता है वो होता है स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। टेम्परेरी जो शॉर्ट टर्म के लिए, और शॉर्ट टर्म में कुछ हो गया, जैसे शॉर्ट टर्म में कोई सप्लाई कम होगी या डिमांड कम, शॉर्ट टर्म का होता है जो, तो हमारा सेक्टरल जो है नहीं है। According to Boston Consulting Group, a business which has a high growth rate, growth rate क्या होता है? हाई होता है, बट ए वीक मार्केट शेयर क्या है? वीक है। देखो BCG मैट्रिक्स बनती है, यहाँ आता है क्वेश्चन मार्क, यहाँ आता है स्टार, यहाँ आती है काउ और यहाँ आते हैं डो, ठीक है। मार्केट शेयर दिखाते हैं हम यहाँ पे, मार्केट शेयर यहाँ लो, यहाँ हाई और यहाँ होती है हमारी ग्रोथ रेट, यहाँ हमारी ग्रोथ रेट होती है, ये ग्रोथ रेट हाई, यहाँ होगी लो ग्रोथ रेट। अब ये कह रहा है हाई ग्रोथ, यहाँ से देखो, यहाँ से ज्यादा क्लियर होगा। देखो स्टार क्वेश्चन मार्क तो मैंने बना ही दिया था। यहाँ मार्केट शेयर शो करेंगे, मार्केट शेयर का मतलब है आपका कितना मार्केट में शेयर है। ग्रोथ रेट का मतलब है कितनी पॉसिबिलिटी है आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है, आप ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे आपका कैश यूज होगा, यहाँ पे आपका कैश जनरेट होगा, ठीक है। देखो मेरे पास अपॉर्चुनिटी कह रहा है हाई अपॉर्चुनिटी है, बट मार्केट शेयर लो है, तो मेरा आंसर तो आएगा क्वेश्चन मार्क। स्टार में सारी चीजें देखो, स्टार है, सेलिब्रिटी, स्टार, सब कुछ हाई, ठीक है। काउ क्या दे रही है? मिल्क दे रही है। काउ सिर्फ पैसा, उस मिल्क को सेल करके आपको क्या मिलेगा?
मिल्क देती है काऊ, मिल्क को सेल करके आपको क्या मिलता है, कैश मिलता है, कैश। तो इसलिए कैश कहा गया, इससे हमें कैश मिलेगा, ठीक है, कैश ही मिलता रहेगा। डॉग जो ऑब्सोलीट प्रोडक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। एशियान वाज एस्टेब्लिश इन, सबसे पहले तो एशियान की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। फिर कह रहा है कि एस्टेब्लिश कब हुआ, 67 में हुआ था। पहले फुल फॉर्म देखो इसकी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। एस्टेब्लिश कब हुआ था, 8 अगस्त 1967 में। कहाँ पे, बैंकॉक में। किस लिए बनाया गया था, ये रीजन के लिए बनाया गया था, प्रमोट करने के लिए पीस एंड स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है, एशियान। Which among the following is the statistical measure that indicates the peakness of distribution? कौन सा statistical measure है जो पीकनेस को, डिस्ट्रीब्यूशन की पीकनेस के बारे में बताता है। स्क्यूनेस, देखो हमने स्क्यूनेस कर लिया, आपको पता था पॉजिटिवली स्क्यूड हो सकता है, नेगेटिवली स्क्यूड, इसका मैंने एमसीक्यू करवा दिया। मीन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। कर्टोसिस, कर्टोसिस होता है हमारा जो हमें क्या बताता है, पीकनेस के बारे में बताता है। देखो कर्टोसिस में लेप्टोकर्टिक होता है, मेसोकर्टिक, प्लेटोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक मींस लॉन्ग, जिसकी जो क्या होगा, लॉन्ग होगा, एल से लॉन्ग, एल से लेप्टोकर्टिक, याद रख लो। एम से मिड, मिड वाला है, मिड वाला मेसो। फ्लैट है ये, फ्लैट से प्लेटिक कर्टिक, ठीक है, याद रख लो इसको। लॉन्ग पहले क्या आता है, अल्फा, इसमें एल से बड़ा होगा ना, लॉन्ग, लॉन्ग बड़ा होगा, फिर मिड वाला आएगा, फिर क्या आएगा, फ्लैट आएगा, ठीक है। उसके बाद है स्टेटमेंट है, शेड्यूल बैंक्स बाय डेफिनेशन आर दोज व्हिच आर नॉट लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट। देखो यहीं से आपको पता लगा नॉट लिस्टेड, भाई शेड्यूल बैंक वो होते हैं जो आरबीआई की सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड होते हैं। कौन से, जो आरबीआई की सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड होंगे। तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप DSSS का या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आपको यहीं से ही पता चल गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर लेंथ ही आता है, आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ आगे पढ़ के, बैंक्स विद रिजर्व कैपिटल ऑफ लेस देन 5 लाख नहीं, मिनिमम 5 लाख कैपिटल जिनकी पेड अप कैपिटल थी वही शेड्यूल बैंक में है, ठीक है। तो ये नहीं है, ये भी गलत है। तो ये नहीं, स्टेटमेंट है तो पूरी हमारी गलत होगी। द लिस्ट ऑफ शेड्यूल बैंक जो इंक्लूड्स है, द लिस्ट इंक्लूड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनलाइज बैंक, रीजनल रूरल बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉर सारे ही आते हैं इसमें। स्टेट बैंक भी आएगा, प्राइवेट बैंक भी, कोऑपरेटिव बैंक भी, सारे आएंगे इसकी लिस्ट में। तो ये सही है, तो हमारा आंसर आएगा स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। उसके बाद है व्हाट आर द टैक्सेस लिवाइड ऑन एन इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई पे हम क्या टैक्स लगाते हैं, SGST, CGST, IGST, बोथ 1 और 2। कौन सा लग, इंट्रा स्टेट। देखो एक होता है इंट्रा स्टेट, एक वर्ड होता है, ध्यान से देखना, इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब है एक ही स्टेट, विद इन स्टेट। इंट्रा स्टेट का क्या मतलब है, विद इन स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब है बिटवीन स्टेट्स, बिटवीन स्टेट या यूटी, यूटी भी आ सकता है, स्टेट या यूटी भी, ठीक है। जो विद इन यूटी या विद इन स्टेट्स होगा वो इंटर स्टेट। जो दो स्टेट के बीच में होगा, जैसे गोवा और एमपी, गोवा और एमपी के बीच में इंटर। जो गोवा के बीच में, जो एक डीलर ने, गोवा के एक डीलर ने दूसरे डीलर को गुड्स बेचे, इंट्रा स्टेट। एक गोवा के डीलर ने एमपी के डीलर को गुड्स बेचे, इंटर स्टेट, समझ रहे हो, वो इंटर स्टेट हो गया। अब इंट्रा स्टेट पे क्या लगती है, CGST, दोनों बोथ लगती हैं। देखो थोड़ा सा जीएसटी के बारे में। जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंप्लीमेंट कब हुआ, 1 जुलाई 2017 को इंप्लीमेंट हुआ। कैसा टैक्स है ये, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या है, जैसे दिल्ली ने गुड्स को बनाया, फिर दिल्ली ने किसको बेच दिया, गोवा को बेच दिया। तो गुड्स कहाँ यूज हो रही हैं, गोवा में, इसको कहते हैं डेस्टिनेशन। जहाँ गुड्स यूज हो रही हैं, कंज्यूम हो रही हैं, वहाँ टैक्स होगा। टैक्स वहां लगेगा जहाँ डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स यूज हो रही हैं, तो गोवा पे लगेगा, तो वह डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये ड्यूल टैक्स है, इसमें सेंटर भी और स्टेट भी दोनों बनाती हैं, ठीक है, सेंटर भी और स्टेट भी दोनों लेंगी। तो ड्यूल है, किस बेस पे मॉडल है, कनाडा के मॉडल पे बेस्ड है इंडिया का। और कौन सा अमेंडमेंट था, 101, 101। GST, तीन अक्षर है, टी से 101, टी है ना, टी में 1 आ रहा है ना, तो 101 याद रख लेना, भूल ना जाना, 101, ठीक है। इसमें 3 आएंगे, CGST मीन सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST मीन स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक होता है IGST मीन इंटीग्रेटेड। फुल फॉर्म देख लो, इंटीग्रेटेड, यहाँ मिस्टेक हो जाती है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। CGST SGST कब लगेगा, इंट्रा स्टेट पे,
इंट्रा स्टेट पे आधा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, आधा स्टेट गवर्नमेंट। 200 रुपये टैक्स लगा तो आधा 100 रुपये सेंटर लेगी, 100 रुपये स्टेट लेगी। आईजीएसटी क्या होता है? इंटीग्रेटेड, जो किस पे लगता है? इंटर स्टेट सप्लाई पे। आई होप क्लियर हो गया होगा। तुम्हारा आंसर था बोथ सीजीएसटी और एसजीएसटी इंट्रा पे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।